डियर एस्पिरेंट्स अस्सलाम वालेकुम। बाबर नदीम हेयर। आज हमारा रजिस्ट्रेशन एक्ट का जो है वो 5th लेक्चर है और होप कि आपने पहले 4 लेक्चर सुने हैं, आपको समझ भी आई है। प्लीज़ मुझे कमेंट करके अंडर दिस वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताया करें। जो भी लेक्चर सुने उसके नीचे कमेंट ज़रूर किया करें और दूसरों से ज़रूर शेयर किया करें। सदका जारिया है। ये बहुत बड़े दिल की बात है कि कंपटीशन के एग्ज़ाम में बंदा ये कहे कि भाई बेशक कंपटीशन है फिर भी मैं ये इल्म दूसरे से शेयर करूँगा। इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। ठीक है, अब हम जो है वो आगे चलते हैं। आज हमारा 5th लेक्चर है रजिस्ट्रेशन एक्ट का और ज़रा हम देखते हैं हमने क्या किया। हमने पार्ट 1 प्रीलिमिनरी पढ़ा, पार्ट 2 जो है वो हमने रजिस्ट्रेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट का पढ़ा, पार्ट 3 में रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट देखे, पार्ट 4 में हमने टाइम देखा और अब हम पार्ट 5 पढ़ने जा रहे हैं जो है प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन। प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है और इससे रेलिवेंट प्रोविजन जो है वो है सेक्शन 28 का 31। देखिए, मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी कि जिस इलाके की प्रॉपर्टी है उस इलाके में ही वो पेश होगी। अगर वो तहसील में है तो वो सब रजिस्ट्रार के सामने रजिस्ट्री होगी और अगर वो हेडक्वार्टर पे है तो वो रजिस्ट्रार के सामने जो है वो रजिस्ट्रेशन होगी। ऐसे नहीं होगा कि एक कराची के डिस्ट्रिक्ट की जो प्रॉपर्टी है वो लाहौर के किसी डिस्ट्रिक्ट में रजिस्टर्ड हो जाए। तो अब यही जो पार्ट 5 हम पढ़ने जा रहे हैं वो प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन के बारे में है और उसका सेक्शन 28 से लेकर सेक्शन 31 तक जो है वो उसके साथ जो है वो डील करते हैं। ठीक है, अच्छा, थोड़ी देर के लिए हम ये भी देख लेते हैं सेक्शन 28 क्या है और सेक्शन 29 क्या है। सेक्शन 28 है प्लेस फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू लैंड। इसका मतलब ये है कि सेक्शन 28 में सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात होगी। ठीक है, और सेक्शन 29 में प्लेस फॉर रजिस्टरिंग अदर डॉक्यूमेंट देखें ना, वो अडॉप्टेड सन वाली भी तो रजिस्ट्रेशन हो सकती है। वो अब प्रॉपर्टी से रिलेटेड तो नहीं है, ज़रूरी नहीं प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो। इसी तरह इसी तरह जो है वो विल भी हो सकती है। इसी तरह वो विल भी हो सकती है, वो भी हो सकती है। कोर्ट का ऑर्डर या डिक्री भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं वो इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो वो इसके बारे में आ जाएगा प्लेस फॉर रजिस्टरिंग अदर डॉक्यूमेंट्स। रजिस्ट्रेशन बाय रजिस्ट्रार इन सर्टेन केसेस, कि कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होंगे जिसमें रजिस्ट्रार जो है वो थोड़ा सा जुरिडिक्शन से बियॉन्ड जाके भी रजिस्ट्रेशन कर सकेगा। Registration or acceptance for disposal, deposit at private residence। एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में रजिस्ट्रार जो है वो घर जाके भी एग्जीक्यूटर के घर जाके भी जो है वो रजिस्ट्रेशन जो है वो कर सकता है। तो इसको हम इंशाल्लाह जो है वो हम लोग जो है वो इसको देखेंगे। तो अब हम जी इसको जो है वो स्टार्ट करते हैं। पार्ट 5 है जी प्लेस फॉर, हो कि आप अपना इंडेक्स बना रहे हैं। प्लेस फॉर रजिस्टरिंग डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू लैंड। अच्छा अच्छा, सॉरी, इसको शुरू करने से पहले मैं आपको ना एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। सेक्शन 17 में आई, वो कंपलसरी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है ना। ये सेक्शन 17 है, इसका सब सेक्शन 1 कंपलसरी डॉक्यूमेंट की बात करता है और इसका जो सब सेक्शन 2 है वो ऑप्शनल की बात करता है कि जो जिनकी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं है। और जो सब सेक्शन 3 है वो अथॉरिटीज़ टू अडॉप्ट अ सन, जहाँ पे किसी ने कोई बच्चा जो है वो अगर अडॉप्ट करना है, ठीक है, तो उसके लिए सब सेक्शन 3 है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ ये मैंने क्यों पढ़ा है। अब मैं सेक्शन पढ़ने लगा हूँ, प्लेस फॉर रजिस्टरिंग डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू लैंड। Every document mentioned in section 17 subsection 1 clause A B C D E, सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 एंड सेक्शन 18। अब गौर करें, उसने सिर्फ वो सब सेक्शन 3 को एक्सक्लूड किया है, अडॉप्टेड सन वाले को। बाकी पूरा सेक्शन 17 उसने जो है वो इसमें शामिल किया है। इन सो फॉर एज सच डॉक्यूमेंट अफेक्ट्स इमूवेबल प्रॉपर्टी, कि ये डॉक्यूमेंट किससे रिलेटेड हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो। ठीक है, तो क्या होगा, shall be presented for registration in office of the sub registrar within whose sub district the whole or some portion of the property
टू विच सच डॉक्यूमेंट रिलेट्स इज सचुएट। लो जी, वो कह रहा है कि इसको आप उस सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में पेश करेंगे जिस विद इन सब डिस्ट्रिक्ट जिसकी जुरिस्डिक्शन में पूरी प्रॉपर्टी या उसका कुछ पार्ट जो है वो सैचुएट कर रहा होगा। तो ये कौन कह रहा है जी? ये सेक्शन जो है वो सेक्शन 28 कह रहा है। कोई मुश्किल बात नहीं है, होप कि आपको समझ आ गई है। अब इसका सब सेक्शन 2 क्या है? नॉट बी स्टैंडिंग एनीथिंग। अच्छा, इसके दो अब वो हैं, मैं आपको वैसे बता देता हूँ। पहली बात वो ये कहता है, वो कहता है कि अगर डॉक्यूमेंट गलत जगह पे रजिस्टर्ड हो गया, गलत टेरिटरी में, तो सबसे पहले तो वो पार्टी जिन्होंने पेश होकर रजिस्टर्ड करवाया वो अपने वो नहीं बोल सकते। वो क्यों? दे आर स्टॉर्ड बाय देयर कंडक्ट, कि खुद ही रजिस्ट्रेशन करवा के तो अब खुद ही वो ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हैं, ठीक है। और जो इसका बी पार्ट है वो ये कहता है कि अगर वो प्रॉपर्टी जो है वो गलत जगह पे रजिस्टर्ड हो गई है तो वो किसी थर्ड पर्सन का राइट अफेक्ट नहीं करेगी, जो कि वो प्रॉपर्टी वो थर्ड पर्सन जिसकी के प्रॉपर्टी थी उसका वो राइट जो है वो इन्फ्रिंज नहीं होगा। ये क्लास कौन सा कहता है? ये बी कहता है। मकसद क्या है? कि लिटिगेशन ना बढ़े, लिटिगेशन ना बढ़े, ठीक है। अब मैं इसको पढ़ता हूँ। नॉट बी स्टैंडिंग इन सेक्शन 7, after a document is registered, no party thereto shall be entitled to question the validity of its registration on the ground that property which purported to give jurisdiction to the sub-registrar to register it either did not exist, कि भाई उसकी jurisdiction ही नहीं थी, or was fictitious, या ये यानी हकाइक पे मबनी नहीं थी, और इनसिग्निफिकेंट, या वो गैर वाज़े है, और वाज इंटेंडेड टू बी कन्वेड, या यहाँ पे तो वो करवाना ही नहीं चाहते थे वो रजिस्ट्रेशन। तो इस बुनियाद के ऊपर जो है वो कोई क्वेश्चन रेज नहीं किया जा सकता, ठीक है। A document the registration of which is secured by the inclusion of non-existence, fictitious or insignificant portion or item shall not in any manner affect the right of a person who was not a party thereto, वो party, and acquire rights in property without notice of the transaction to which such documents relate। वो कहना ये चाहता है, फर्ज करें कि हो सकता है कि वो जो प्रॉपर्टी हो रही है करवाई जा रही है, वो रजिस्टर्ड करवाई जा रही है, हो सकता है कि उसके बारे में एक थर्ड पार्टी की फेवर में कोई राइट हो, तो अगर उसको नोटिस ही नहीं दिया गया तो वो जो जुरिस्डिक्शन है, वो जो डॉक्यूमेंट जो इंटरटेन किया गया या रजिस्टर्ड किया गया, वो उस बंदे का जो राइट है उसको किसी भी सूरत में जो है वो अफेक्ट नहीं करेगी। अच्छा डियर फ्रेंड्स, ये जो सबसेक्शन 2 है ना, इसको हम उर्दू में पढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया था ना कि उर्दू का बेरक भी पास रखिए, आपको बहुत कुछ मिलता है। तो आप जरा देखिएगा सबसेक्शन 2, बावजूद इसके कि झैली सेक्शन 1 में कुछ भी दर्ज हो, दस्तावेज के रजिस्टर हो जाने के बाद इसका कोई फरीक इन बुनियादों पर रजिस्ट्रेशन के बाज़ाब्ता होने पर सवाल उठाने का हकदार ही नहीं होगा कि जायदाद जिसे रजिस्टर करने के लिए रजिस्ट्रार को दायरा इख्तियार दिया गया हो या तो कोई वजूद ही नहीं रखती, या बनावटी थी, या गैर अहम थी, या उसका मुंतकिल किया जाना मकसूद ही नहीं था। सिंपल वो ये बात कह रहा है कि पहले फ्रॉड कर लिया दो पार्टियों ने मिलके, अब वो उसको चैलेंज करने के लिए आ गए कि जी रजिस्ट्रार को दायरा इख्तियार ही नहीं था, या वो प्रॉपर्टी वहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, या प्रॉपर्टी है ही बनावटी या गैर अहम थी, या वो इसको ट्रांसफ़र ही नहीं करवाना चाहते थे। इसकी बुनियाद पे उनका कोई ऑब्जेक्शन जो है वो नहीं सुना जाएगा। कोई दस्तावेज जिसकी रजिस्ट्रेशन किसी नामालूम, फर्जी या गैर अहम हिस्से या शय को शामिल करके की गई है, किसी भी तरह से किसी ऐसे शख्स को मुतासर नहीं करेगी जो उसका फरीक ही नहीं था और जिसने इस दस्तावेज से मुतल्लिका लेन देन के नोटिस के बगैर जायदाद में हकूक हासिल किए थे। जी अब बताएं जी, कोई मुश्किल बात नहीं है। होप कि आपको जो है वो सेक्शन 28 जो है इसकी जो है वो समझ आ गई है, ठीक है। अच्छा डियर फ्रेंड्स, मैं आपको सजेस्ट करूँगा
कि वैसे तो मैंने रूल्स को नहीं छेड़ा, लेकिन वो इतने कंसेप्चुअली हैं 1929 के रूल्स कि अगर आप उनको रजिस्ट्रेशन अगर टाइम हो तो आप उसके साथ इसको मिला के पढ़ सकें तो आपके बड़े कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मसलन ये जो हम जुरिडिक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं कि वो कौन उसको इंटरटेन करेगा, अगर हम यही रूल है 116 उसको अगर देखें तो देखिए उसने इतना खूबसूरत लिखा है। रूल 116 रजिस्ट्रेशन रूल 1929 एग्जामिनेशन एज टू jurisdiction कह रहा when the registering officer is satisfied that the document presented to him for registration is duly stamped, he will examine it to see whether he has authority to register it, and in this connection part 5 जो हम पढ़ रहे हैं place for प्लेस फॉर प्रेजेंटेशन कि कहाँ पे उसको जो है वो प्रेजेंट किया जाता है। और पार्ट 7 आई थिंक विल के बारे में शुड बी कंसल्टेड फॉर द पर्पज ऑफ जुरिडिक्शन। अच्छा फिर आगे देखिए कितना खूबसूरत लिखता है, वो कहता है जुरिडिक्शन के लिए ना डॉक्यूमेंट में भी ग्रुप्ड इन 4 क्लासेस। सबसे पहले नॉन टेस्टामेंट्री रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, फिर बी में विल और अथॉरिटी आ गई विल एंड अथॉरिटी टू अडॉप्ट, फिर तीसरे में कॉपी ऑफ डिक्री ऑफ द कोर्ट आ गया, और 4 में ऑल अदर डॉक्यूमेंट आ गए। अब नीचे जाके वो उनको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करता है कि फर्स्ट क्लास वाले कहाँ पेश कर सकते हो, सेकंड क्लास वाले कहाँ पेश कर सकते हो, ठीक है। फिर आगे वो बताता है कि रजिस्ट्रार की जुरिडिक्शन क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद 118 क्या है, 119 देखें, procedure when registering officer has no jurisdiction, if the registering officer find that he has no jurisdiction to register a document he shall return it to the presenter without recording any order of refusal। वो कहेगा ले जाओ इसको, ले जाओ यहाँ से, and inform the presenter at which office he can obtain, और उसको कहेगा कि तुमने इसको कहाँ पे प्रेजेंट करना है। ये सेक्शन 119 था। आगे वो जो हमने अभी टाइम के बारे में पहला लेक्चर पढ़ा, ये उसके बारे में रूल्स हैं। तो अगर आपके पास टाइम हो तो ये रूल्स बड़े ज़बरदस्त हैं, आप इनको भी जो है वो साथ लेके चल सकते हैं, ठीक है। मकसद आपको कंफ्यूज करना नहीं है, मकसद आपको ये बताना है कि ये लॉ भी है। अगर आप उनको नहीं करना चाहते तो डेट्स है ना, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने हो वो अल्हम्दुलिल्लाह हम क्लियर करते जा रहे हैं। अब जी हम चले सेक्शन 29 के ऊपर, प्लेस फॉर रजिस्टरिंग अदर डॉक्यूमेंट। देखें सेक्शन 28 किससे रिलेटेड कर रहा था, जहाँ पे मूवेबल, जहाँ से इमूवेबल प्रॉपर्टी हो। अब सेक्शन 29 में जहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं से रिलेटेड नहीं है, या वो डिक्री ऑफ द कोर्ट है, या वो टू अडॉप्ट सन की वो है डीड है, तो अब every document not being a document referred to in section 28 or copy। अच्छा जी 28 कह रहा है एक तो वो डॉक्यूमेंट जो सेक्शन 28 में नहीं है, एक वो वाला, और एक कॉपी ऑफ डिक्री और ऑर्डर, या किसी कोर्ट का ऑर्डर या डिक्री है, दो चीजें हो गई। may be presented for registration either in office of the sub registrar in whose sub district the document was executed, or in the office of any other sub registrar under the government at which all the person executing and claiming under the document desire the same to be registered। लो भाई, अब सेक्शन 28 और 29 में सिर्फ एक ही फर्क है। सेक्शन 29 कहता है कि बेशक उसको वहां पे प्रेजेंट कर लो जहां पे वो प्रॉपर्टी सैचुएट या जहां पे वो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ है, या वो कहता है जहां मर्जी रजिस्टर करवा लो लेकिन विद द कंसेंट ऑफ द बोथ पार्टी। अब मैं दोबारा पढ़ता हूं, आपको समझ आ जाएगी। कह रहा है every document not being a document referred to in section 28 or a copy of decree or order may be presented for registration either in the office of sub-registrar in whose sub-register the document was executed, or in the office of any sub-registrar under the government at which all the persons executing and claiming under document desire the same to be registered। मेरा नहीं ख्याल कि कोई अब बात है मजीद जिसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है। अब इसका मैं सब सेक्शन 2 पढ़ने लगा हूं। वो कह रहा है a copy of a decree or order may be presented for registration
may be presented for registration in the office of sub-registrar in whose sub-district the original decree or order was made, or where the decree or order does not affect immovable property in office of any sub-registrar under government, at which all the person claiming under the decree or order desire the copy to be registered. लो भाई, अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है अब अगर एक ऑर्डर और डिक्री जो है उसको अगर वो रजिस्टर्ड करवाना है, तो सबसे पहले तो वो कोर्ट जिसने वो डिक्री या ऑर्डर किया है, ठीक है, उसकी जो जुरिस्डिक्शन है, ठीक है, वहाँ पे पेश करें जिसने जहाँ पे वो ओरिजिनल डिक्री या ऑर्डर जो है वो बना वहाँ पे। और अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड नहीं है तो फिर अपनी मर्जी कर लें, यानी अंडर द गवर्नमेंट से मुराद है पंजाब के अंदर अंदर जहाँ मर्जी सब रजिस्ट्रार के सामने पेश कर लें। देखें, अ कॉपी ऑफ ऑर्डर मे बी प्रेजेंटेड फॉर रजिस्टर इन द ऑफिस ऑफ सब रजिस्ट्रार इन whose सब डिस्ट्रिक्ट द ओरिजिनल डिक्री और ऑर्डर वाज मेड, यानी जहाँ पे अदालत होगी, जाहिर बात है वो सब रजिस्ट्रार की बात हो रही है जो कि उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आता है जिसने वो ऑर्डर या डिक्री जारी की है, और वेयर द डिक्री और ऑर्डर डज नॉट अफेक्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी, और जब वो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड नहीं है, इन द ऑफिस ऑफ एनी सब रजिस्ट्रार अंडर द गवर्नमेंट एट विच ऑल पर्सन क्लेमिंग, जहाँ पे उनकी मर्जी वहाँ पे आप उसको जो है वो क्या करें, आप उसको जो है वो प्रेजेंट कर लें। अच्छा, सेक्शन सब सेक्शन 1 और 2 में फ़र्क समझें। सब सेक्शन 1 जो है वो जो डिक्री और ऑर्डर रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो वहीं पे पेश करना है जहाँ पे वो प्रॉपर्टी क्या है वो सिचुएटेड है। ये कौन कह रहा है, ये सेक्शन 29 कह रहा है। लेकिन जो सब सेक्शन 2 है वो कहता है कि अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड नहीं है तो फिर उसको जहाँ पे मर्जी जो है वो आप उसको क्या कर लें, उसको पेश कर लें। ठीक है, तो कि आपको मेरी बात की समझ आ गई। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, रूल 30 रजिस्ट्रेशन बाय रजिस्ट्रार इन सर्टेन केसेस। Any registrar may in his registration receive and register any document which might be registered by any sub-registrar subordinate to him। सारी बात है, रजिस्ट्रार हेड है डिस्ट्रिक्ट का, तो वो जहाँ पे सब रजिस्ट्रार की जुरिस्डिक्शन है वो वाला डॉक्यूमेंट भी रजिस्टर कर सकता है। ठीक है, registration or acceptance for deposit at private residence। The presentation, registration or deposit of document under this act shall ordinarily be made only at the office of the officer authorized to accept the same for registration or deposit, provided that such officer may on special cause being shown attend at residence of any person desiring to present a document for registration or to deposit a will and accept for registration or deposit such document or will। लो जी, वो कह रहा है जनरल रूल यही है कि सब रजिस्ट्रार जो है ना वो अपने ऑफिस में बैठ के रजिस्ट्रेशन करे, लेकिन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में वो उसकी रेजिडेंस पे भी जाके डॉक्यूमेंट को जो है वो रजिस्टर कर सकता है। लेकिन जी कांग्रेचुलेशन, अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है वो पार्ट 5 जो है उसको भी कंप्लीट कर लिया। पार्ट 1 किया, पार्ट 2 पार्ट 3 रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट, पार्ट 4 उसका टाइम फॉर प्रेजेंटेशन, पार्ट 5 था वो प्लेस फॉर रजिस्ट्रेशन थी, और अब हम जो है वो आगे चलेंगे वो होगी ऑफ प्रेजेंटिंग डॉक्यूमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।